हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइन यूपीपीएससी। फ्रेंड्स, आज हम उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2014 की सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्रों को सॉल्व करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री से सब टॉपिक आपका है वैदिक सभ्यता से। पहला क्वेश्चन है, गोपथ ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद से, सामवेद से, अथर्ववेद से या ऋग्वेद से। तो गोपथ ब्राह्मण जो है वो किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? अथर्ववेद का है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेनी टाइम्स रिपीटेड। तो गोपथ ब्राह्मण जो है अथर्ववेद से संबंधित है। डिटेल देख लेते हैं। गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। गोपथ ब्राह्मण जो है वो अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है। और ऐत्रेय और कौशिकी जो है वो ऋग्वेद के हैं। सतपथ और तैत्तिरीय यजुर्वेद के हैं। और पंचविश या तांड्य ब्राह्मण जो है वो सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। बौद्ध, जैन, भागवत एवं शैव धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहला है, नैनार कौन थे? तो नैनार जो है वो शैव धर्मानुयायी थे। ठीक है, नैनार जो है वो शैव धर्मानुयायी थे, यानी शिव की पूजा करने वाले थे। डिटेल देखते हैं। दक्षिण भारत में पूर्व मध्य काल में भगवान विष्णु की उपासना करने वाले अलवार, ठीक है, कहाँ पे? पूर्व मध्य काल में और दक्षिण भारत में। ठीक है, विष्णु की पूजा करने वाले क्या कहलाते थे? अलवार। और भगवान शिव की उपासना करने वाले नैनार कहलाते थे दक्षिण भारत में। ठीक है, नैनारों की संख्या 63 मानी गई है और अलवारों की संख्या 12 मानी गई है। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था। वल्लभी कहाँ है? ये गुजरात में है। ठीक है, डिटेल देख ले। वल्लभी प्राचीन भारत का एक नगर था जो 5वीं से 8वीं शताब्दी तक मैत्रक वंश की राजधानी रहा था। यह पश्चिमी भारत के सौराष्ट्र में और बाद में गुजरात राज्य के भावनगर के बंदरगाह के पश्चिमोत्तर में खंभात की खाड़ी के मुहाने पर स्थित था। मान्यता अनुसार इसकी स्थापना 470 ईस्वी में मैत्रक वंश के संस्थापक सेनापति भट्टारक ने की थी। यहाँ की प्रसिद्धि का महत्वपूर्ण कारण वल्लभी विश्वविद्यालय था, जो तक्षशिला तथा नालंदा की परंपरा में था। यह बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, वल्लभी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। हीनयान अवस्था का विशालतम सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है। कहाँ पे? ये कहाँ है? कार्ले। ओके, कार्ले कहाँ है? महाराष्ट्र में है। चलो डिटेल देखते हैं। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह कार्ले यानी कि लोनावला महाराष्ट्र में है। भाजा, कोंडाने, पीतलखोरा, अजंता, बेटसा आदि चैत्यगृहों का संबंध भी हीनयान धर्म से ही है। कौन कौन से हैं? भाजा है, कोंडाने है, पीतलखोरा है, अजंता है, बेटसा आदि चैत्यगृहों का संबंध क्या है? हीनयान धर्म से ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य एवं मरणोत्तर काल से सप्तपर्णी गुफा स्थित है। कहाँ पे है? तो ये राजगृह में है, राजगृह पाटलिपुत्र। ओके, चलिए देखते हैं डिटेल। प्रथम बौद्ध संगीत अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह है, जो कि बिहार में पड़ता है, उसी का नाम क्या है? पाटलिपुत्र भी है। स्थित सप्तपर्णी गुफा में 483 ईसा पूर्व में संपन्न हुई थी। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। इस संगीति में बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटक यानी कि विनय पिटक और सुत्त पिटक में विभाजित किया गया था। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि गौतम बुद्ध के जो उपदेश थे उनको 2 पिटकों में जो है कहाँ विभाजित किया गया था? तो प्रथम बौद्ध संगीति जो है आपके राजगृह पाटलिपुत्र में हुई थी। किसके शासनकाल में? तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। और अध्यक्षता किसने की? महाकश्यप ने की। ठीक है, तो विनय पिटक और सुत्त पिटक में कहाँ विभाजित हुआ था? तो कहाँ पे हुआ था? राजगृह में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। द्वार समुद्र किस वंश की राजधानी थी? द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी? तो ये होयसल की राजधानी थी। देख लेते हैं डिटेल। होयसल राज्य की राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है? हलेबीड है, जो कि कहाँ है आपका? कर्नाटक के हासन जिले में है। जबकि वनवासी कदम्ब की राजधानी थी। ठीक है, वनवासी जो है वो कदम्ब की राजधानी थी। तलकाड या कोलाल गंगों की राजधानी थी। काकतीय वंश का संस्थापक बीमा प्रथम था, जिसने नलगोंडा जो कि हैदराबाद में है में राज्य का गठन किया, जिसकी राजधानी अमकोंड थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गुप्त काल एवं गुप्तोत्तर काल तथा वर्धन वंश से रिलेटेड है। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है?
तो महाभारत को जो है क्या कहते हैं, जय संहिता के रूप में भी जाना जाता है। डिटेल देख लेते हैं। महाभारत की रचना वेद व्यास ने की। पहले इसमें केवल 8,800 श्लोक थे। इसका नाम जय संहिता था। जब इसमें 8,800 श्लोक थे तब इसे जय संहिता कहा जाता था। बाद में यह बढ़कर 24,000 श्लोक हो गया, ठीक है, और भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। अंत में 1,00,000 श्लोक होने के कारण इसे सप्तसहस्त्री संहिता या महाभारत कहा जाने लगा। यह 18 पर्वों में विभक्त है, ठीक है। जब 8,800 श्लोक थे तब इसे जय संहिता कहते थे। जब 24,000 श्लोक हो गए तब इसमें जो है यह भारत नाम से यह प्रसिद्ध हुआ, और जब 1,00,000 श्लोक हो गए तब इसे सप्तसहस्त्री संहिता या महाभारत कहा जाने लगा। ओके, नेक्स्ट है। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था? तो ये आपका भीतरी स्तंभ लेख से जो है पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। भीतरी स्तंभ लेख से पता चलता है। चलिए डिटेल देख लेते हैं इसका। भीतरी स्तंभ अभिलेख में पुष्यमित्र एवं हूणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन मिलता है। यह अभिलेख उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में सैदपुर तहसील में भीतरी नामक स्थान पर प्राप्त हुआ है। हूणों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में 455 ईस्वी में हुआ था, जिसमें हूणों को स्कंदगुप्त ने बुरी तरह परास्त किया था। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हर्ष ने निम्नलिखित में से किन रचनाओं का लेखन किया था? प्रियदर्शिका, नागानंद, हर्ष चरित्र या और चौथा क्या आपका रत्नावली। तो किसका किसका किया था? प्रियदर्शिका का किया था, नागानंद का किया था और रत्नावली का किया था। यानी हर्ष की रचनाएं कौन कौन सी हैं? प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली। ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी 1, 2, 4 सही हो जाएगा। हर्ष चरित्र किसकी है? बाणभट्ट की है। ओके, चलिए डिटेल देख लेते हैं। हर्ष को विद्वानों के संपोषक के रूप में ही नहीं बल्कि प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद नामक 3 नाटकों के रचयिता के रूप में भी याद किया जाता है। कौन कौन से? प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, ठीक। उसे साहित्यकार सम्राट कहा गया है। किसे? हर्ष को, ठीक है। हर्ष चरित्र की रचना बाणभट्ट ने की थी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। मिडावल हिस्ट्री से आपका मुगल साम्राज्य से रिलेटेड क्वेश्चन है। इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? शाह बुलंद इकबाल की पदवी शाहजहां ने किसे दिया था? दारा शिकोह को दिया था, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका डिटेल। शाहजहां ने दारा शिकोह को शाह बुलंद की उपाधि प्रदान की थी। शाहजहां के शासनकाल में उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद दारा शिकोह ने सिर्र अकबर नाम से किया था। इसके अंतर्गत 52 उपनिषदों का अनुवाद हुआ। दारा को उसकी सहिष्णुता व उदारता के लिए लेन पूल ने लघु अकबर की संज्ञा दी थी। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। दारा शिकोह को उसकी सहिष्णुता एवं उदारता के लिए लेन पूल ने लघु अकबर की संज्ञा दी थी। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लघु अकबर की संज्ञा किसे दी गई है? तो दारा शिकोह को दी गई है, ठीक है। किसने दिया था? तो लेन पूल ने दिया था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री से है। स्वतंत्रता संग्राम राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन है। रॉलेट एक्ट किस वायसराय के शासनकाल में पारित हुआ था? तो रॉलेट एक्ट जो है वो लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में पारित हुआ था। डिटेल है। लॉर्ड चैम्सफोर्ड 1916 से 1921 के मध्य भारत के वायसराय रहे। इन्हीं के कार्यकाल में 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। ओके, नेक्स्ट है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 प्रभावी हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का प्रारंभ प्रभावी हुआ था 4 जुलाई 1947 ईस्वी को, या 10 जुलाई 1947 ईस्वी को, या 18 जुलाई 1947 ईस्वी को, या 14 अगस्त 1947 ईस्वी को। तो जो है ये स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 18 जुलाई 1947 ईस्वी को पारित किया गया था। ओके, डिटेल देख लेते हैं। ब्रिटिश संसद द्वारा 18 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया, जिसमें भारत और पाकिस्तान की स्थापना के लिए 15 अगस्त 1947 की तिथि निश्चित की गई थी, ठीक है। तो ये पारित कब हुआ था? 18 जुलाई 1947 को ही, ठीक। और जुलाई के बाद अगस्त, 15 अगस्त को 1947 को जो भारत पाकिस्तान दोनों ही आज़ाद हुए, ठीक है। पाकिस्तान जो है आपका 14 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है और भारत 15 अगस्त को। ओके, नेक्स्ट देखते हैं।
ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था? कब? तो ये आपका 1905 में अपनाया गया था। ठीक, चलिए डिटेल देख लेते हैं। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की घोषणा की, जिसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। ठीक है, इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार का प्रस्ताव भी पारित हुआ था। ठीक है, तो क्वेश्चन में था कि ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार की राष्ट्रीय नीति के रूप में कब अपनाया गया? तो 1905 में अपनाया गया। ठीक, कब? 1905 7 अगस्त 1905 को, जब कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। तो इसी बैठक में ही ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव भी पारित हुआ था। और लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा कब की थी? वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। तो लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। ओके, नेक्स्ट है, फूट डालो और राज करो की रणनीति अपनाई गई थी। फूट डालो और राज करो की रणनीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? तो ये लॉर्ड मिंटो द्वारा अपनाई गई थी। ओके, डिटेल देख लेते हैं। तत्कालीन भारत सचिव मार्ले और वायसराय कौन थे? लॉर्ड मिंटो ने सुधारों का भारतीय परिषद अधिनियम 1909 पारित किया, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य फूट डालो और राज करो ही था। स्वयं वायसराय मिंटो ने इस अधिनियम के संदर्भ में कहा था, याद रखना कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम घातक विष के बीज बो रहे हैं, जिसकी फसल बड़ी कड़वी होगी। उल्लेखनीय है कि इस अधिनियम के पहले कर्जन का 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन भी फूट डालो राज करो की नीति पर ही आधारित था। चलिए आगे देखते हैं। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? तो गदर पार्टी का मुख्यालय जो है सैन फ्रांसिस्को में था। डिटेल है, 1913 ईस्वी में सोहन सिंह भागना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की थी। रिपीट करते हैं, 1913 ईस्वी में सोहन सिंह भागना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की थी। इस संस्था ने गदर नामक एक अखबार निकाला, जिससे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया। इसका मुख्यालय जो है वो सैन फ्रांसिस्को यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए में है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं था? तो आपने सुना ही होगा, लाल बाल पाल यानी लाल लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। तो इसमें से कौन नहीं थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। 1906 ईस्वी के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस के अंदर उग्रवादी दल के उदय के साथ साथ देश में क्रांतिकारी उग्रवादी दलों का भी आविर्भाव हुआ। उग्रवादी विचारधारा के 4 प्रमुख नेता थे, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इनमें से किसे द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किसे जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी को। ठीक है, चलिए डिटेल देख लेते हैं। दादा भाई नौरोजी द ग्रैंड ओल्ड मैन धन के बहिर्गमन सिद्धांत के सबसे पहले और सर्वाधिक कट्टर प्रतिपादक थे। उन्होंने अपने लेखों इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया तथा ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया के माध्यम से धन के बहिर्गमन सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। इनकी बुक्स को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष था? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डिटेल देख लेते हैं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। ये 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, लेकिन जब 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने क्या किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार कब लहराया गया था? ठीक है, स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार कब लहराया गया था? तो 31 दिसंबर 1929 को लहराया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, डिटेल देख लेते हैं। दिसंबर 1929 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन हुआ था। ठीक, तो लाहौर अधिवेशन में ही पहली बार जो है तिरंगा लहराया गया था, जिसमें संबंधित प्रस्ताव के पारित होने के बाद नेहरू ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य भी घोषित किया था। 2 यहाँ पे लाइनें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है।
पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कब घोषित किया गया था? तो लाहौर अधिवेशन में, जो कि कब हुआ था? दिसंबर 1929 ईस्वी में। और यहीं पर सबसे पहली बार जो है तिरंगा फहराया गया था लाहौर अधिवेशन में। ओके, आगे है 31 दिसंबर 1929 को मध्यरात्रि का घंटा बजा। कांग्रेस अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा झंडा फहराया था। ओके, चलिए आगे देखते हैं। भूदान आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ था? तो भूदान आंदोलन का प्रारंभ जो है सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में हुआ था। डिटेल है आचार्य विनोबा भावे। सर्वोदय सम्मेलन के संदर्भ में 18 अप्रैल 1951 को आंध्र प्रदेश के नलगोंडा जिले में पहुंचे थे। इसी जिले के पोचमपल्ली गांव में विनोबा जी ठहरे थे। इस गांव में प्रवास के दौरान गांव के 40 हरिजन परिवारों के लिए भूमि की समस्या का समाधान तलाशते समय इसी गांव के जमींदार कौन था? रामचंद्र रेड्डी ने 100 एकड़ भूमि को देने का प्रस्ताव दिया। यह स्वतः स्फूर्ति प्रस्ताव ही भूदान आंदोलन की उत्पत्ति का स्रोत बना। अक्टूबर 1951 से 1957 तक विनोबा जी ने पूरे भारत में 50 मिलियन एकड़ भूमि भूमिहीनों के लिए प्राप्त करने के उद्देश्य से भूदान आंदोलन का नेतृत्व किया।